नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की। पीएम ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया, तो वहीं जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। वाजपेयी पर डाक टिकट जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच की शुरुआत बुंदेलखंडी में की। उन्होंने कहा कि वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पर रहवे वारे सभी जनन को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में 3 नेताओं का जिक्र किया और वे नेता हैं जिनका जिक्र किया है अटल बिहारी वाजपेयी, भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों का इन्होंने जिक्र किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था, तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और अब मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है, तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए
हम दिन रात पसीना बहाते हैं। जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, उनका रक्त बेकार न जाए, हम अपने पसीने से उनके सपनों को सींच रहे हैं। कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, उनका काम वही पूरा हो जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां कांग्रेस है वहां शासन नहीं हो सकता। दशकों से बुंदेलखंड के लोगों ने इसका खामियाजा भुगता है। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में नहीं सोचा। पीएम ने कहा कि जल संसाधनों की अवधारणा और बांध बनाने का श्रेय बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब को जल संरक्षण से जुड़े उनके प्रयासों का श्रेय नहीं दिया। कांग्रेस इस बारे में कभी गंभीर नहीं थी। आइए सुनते हैं पीएम ने और क्या कुछ कहा। देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस, वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। तो जल संकट के अस्थायी समाधान के बारे में कांग्रेस ने नहीं सोचा। कांग्रेस पर तमाम आरोप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में लगाए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हिमानी सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हिमानी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस ने कभी जल संकट के अस्थायी समाधान के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो बांध कभी के बन गए होते। दूसरी बात उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में कही कि अंबेडकर का इस समय तो अपमान और उनके सम्मान की बात चल रही है, लेकिन वास्तव में अंबेडकर ने ही ये बातें, ये सपना, ये बांध के सपने देखे थे, लेकिन उनको श्रेय नहीं दिया गया। दो बातें हैं, दो आरोप लगे हैं, क्या कहेंगी आप? तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बचपन से कहावत सुनी थी कि अपनी लाइन बड़ी करो तो दूसरे की लाइन अपने आप छोटी हो जाती है, पर बहुत दुर्भाग्य के साथ इस तरह के टॉपिक में बैठना पड़ रहा है। और झूठी, इतने बड़े मंच की झूठी जो बातें कही हैं उनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि देश का दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने झूठ बोले हैं वो अभी इस समय देश का प्रधान सेवक है और टॉपिक का डिबेट का टॉपिक भी यही है, तो बातों का जवाब देना पड़ेगा। बांध कभी के बन गए, है ना? तो अपनी छोटी छोटी लाइनों को आप दिखाकर किसी की इतनी बड़ी लाइन को छोटा नहीं दिखा सकते। आज तक देश में जितने भी बांध हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किसी का उद्घाटन करते हैं तो अपने बारे में, क्योंकि सकारात्मक बोलने के लिए इतना कुछ है नहीं, इसलिए हमेशा उनका ये प्रयास रहता है कि दूसरे की नेगेटिव बातें करके अपने भाषण को प्रभावशाली दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप और हम सभी जानते हैं। और उन्होंने सही बोला कि कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि जवाब किसी के पास है ही नहीं। और बिल्कुल ये बात सही है कि अंबेडकर जी और नेहरू जी
सरदार पटेल जी और देश के बहुत सारे बड़े नेताओं ने मिलकर इस देश के लिए बहुत बड़ा विजन सोचा था और उसी प्रयास में वो लोग लगे हुए थे। पर सबसे बड़ा सौभाग्य आज ये हो गया कि प्रधानमंत्री को, जो गृह मंत्री जी ने जो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है अपने 10 सेकंड के बयान से, अपना जो असली मुखौटा देश की जनता के सामने लाके खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से बार बार प्रधानमंत्री जी को कभी ट्वीट के माध्यम से, कभी भाषणों के माध्यम से अंबेडकर जी का नाम लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिन्होंने अंबेडकर की विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं किया। और आप आरोप कितने भी लगा दें, कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने ही उनको कलकत्ता से दिल्ली बुलाया था और जो ये संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था, उनसे संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी दी थी। तो जो लोग एक मिलजुल कर प्रयास करते हैं, उसका वो प्रयास सामूहिक होता है, संगठनिक होता है, उसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक उसका नाम नहीं लिया जाता। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी को आज नाम लेना पड़ रहा है, जो अमित शाह जी ने नुकसान कर दिया है उसकी भरपाई करने के लिए। तो जो अमित शाह जी ने नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री जी को नाम लेना पड़ रहा है। हरेंद्र विक्रम जी, प्रवक्ता बीजेपी, जवाब दीजिए, क्योंकि अभी हिमानी सिंह जी ने कहा है कि बड़ी एक जो छोटी लाइन जो है, एक बड़ी लाइन की बात इन्होंने की थी, उसका जवाब दीजिए आप कि आखिर ये लाइन, छोटी लाइन और बड़ी लाइन की क्या बातें हैं और किस तरह से जवाब देना पड़ रहा है, अब उस बात को ढकना पड़ रहा है जो अमित शाह जी ने 10-12 सेकंड की जो बातें कही हैं उस वीडियो में, ये इसलिए कहा जा रहा है। जी देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी देवेंद्र जी नमस्कार। बहन हिमानी जी ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, निश्चित रूप से रखना भी चाहिए। और मोदी जी ने जो कहा है पूरा जग जानता है कि अंबेडकर जी को कितनी बार सदन में आने से रोका गया, उनके अंदर टैलेंट इतना भरा हुआ था, उसके बावजूद भी उन्हें कई बार चुनाव हरवाया गया, लेकिन कब तक रोकेंगे, आ ही जाता है। चलो वो विषय बात का है, ठीक है। लेकिन आज जो विषय है, हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि जल है तो कल है और जल से ही अर्थव्यवस्थाएं बनती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार चलता है ना, नदियां, क्योंकि आप देखते हैं कि किसी मौसम में कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा है, तो इन नदियों को जब हम लिंकअप आपस में कर देंगे, अटल जी का प्रयास था। हम अंबेडकर जी की बात को मान लेते हैं कि ठीक है, उन्होंने क्या कि राजनीतिक मुद्दा बना दिया, लेकिन अटल जी ने इस विषय पे काम करना शुरू किया था कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जिसके माध्यम से कहीं सूखा नहीं होगा, कहीं बाढ़ नहीं आएगी और सभी जगह हरियाली होगी, डैम बनेंगे, भारत संपन्न होगा। आ रहे हैं हिमानी जी, आ रहे हैं आपके पास। जी जी, भारत संपन्न होगा। तो उसको तो आपने झुठला पाएंगे ना। उसको उन्होंने कह दिया कि अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके लिए बचाव किया, सफाई दी। राजनीतिक पार्टियों का जो काम है अपने रखेंगे, लेकिन सदैव से कांग्रेस पार्टी ने जो हो रहा है उसे होने दो, इस ढर्रे पे काम किया। आप सभी जानते हैं कि 2 तरह के संसाधन होते हैं, एक क्षय संसाधन होता है, एक अक्षय संसाधन होता है। क्षय संसाधन वो होते हैं जो धीरे धीरे खत्म होते हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोयला हो, चाहे बिजली हो, इन चीजों को आप कब तक यूज करेंगे, धीरे धीरे कम होंगे और कम होंगे तो महंगाई बढ़ेगी। हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी ने अक्षय संसाधनों को उपयोग करना शुरू किया, जिसमें आप देखिए आज हर घर सौर ऊर्जा प्लांट के लिए बात हो रही है, सौर ऊर्जा लोग लगवा रहे हैं, जिससे बिजली सस्ती भी होगी और हमें बिजली पे जो खर्च करना पड़ता है बनाने के लिए वो भी कम होगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था बनेगी। और उसी के तरह जल संसाधन का भरपूर उपयोग कर जी देश को संपन्न बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारी मिट्टी गीली होगी
तो उसमें हम फसल कर पाएंगे। जब मिट्टी सूखी होगी, स्वाभाविक है, उसमें आप कितना भी कुछ करिए, आप अपने घर के गमले में मात्र 4 दिन पानी न दीजिए, आपका गमला सूख जाएगा, इतना भी कीमती पेड़ हो जी। इसके लिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया, हम सभी लोग उनके आभारी हैं कि जो 70 वर्षों में नहीं हो पाया था उस काम को वो कर रहे हैं, उसके लिए हम सब लोग उनके आभारी हैं जी। जो 70 वर्षों में नहीं हो पाया था वो कर रहे हैं। हिमानी जी कुछ कहना चाह रही हैं, हालांकि बारी तो डॉक्टर आलोक सोती की है, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात रखिए, उसके बाद डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाएंगे। बस मुझे ना इसी बात से आपत्ति है कि जब ये लोग ये स्वीकार नहीं करते कि जो नहीं हो पाया था, आज तक इस डिबेट में 4 लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जब से पैदा हुए हैं उस समय कांग्रेस का शासनकाल रहा होगा और तब से सभी सिंचाई और खेती से उत्पन्न हुआ गेहूं, अनाज और जीवन यापन उसी हिसाब से कर रहे हैं। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। जितने 10 साल में गिनती गिनवाने कितने बांधों का निर्माण किया, पवन चक्की, सौर ऊर्जा और बांधों से बिजली बनाने का काम कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हो चुका था। नहरों का जाल पूरे देश में कांग्रेस के शासनकाल में बिछ चुका था। एक इनकी सरकार की जो विपक्ष होने के नाते हमारा काम था ये सब कुछ करना, इसलिए बहुत ज्यादा गिनवाने की जरूरत कभी हमारे लोगों ने महसूस नहीं करी। प्रचार पर इतना पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम सब जानते हैं कि नहरें भी सब पहले से देखते आ रहे हैं। छोटे छोटे बम्बे जो गाँव के अंदर घुसा करते थे वो भी सिंचाई के लिए सब देखते आ रहे हैं, और कितने बांधों का निर्माण हुआ, कौन कौन से सन में हुआ, ये भी सब देखते आ रहे हैं। पर ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलनी चाहिए। इससे पहले एक नर्मदा शिप्रा लिंक करने का कार्य किया गया था बीजेपी के शासनकाल में, शिवराज जी की सरकार में मध्य प्रदेश में। मैं उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जैसा कि इनका हमेशा इतिहास रहा है कि कोई भी काम बिना तैयारी के और सिर्फ बड़े बोलेपन से भाषण देके पूरा करना समझ लेते हैं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते। तो आज शिप्रा नर्मदा की स्थिति यह है कि शिप्रा के लिए उज्जैन में आज भी जब कोई त्योहार आता है, जब कोई स्नान पर्व आता है, तो टैंकरों से पानी डलवाने की आवश्यकता होती है। उस प्रोजेक्ट को भी ये ऐसा नहीं बना पाया जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आ सके जनता के, उसका कोई लाभ जनता को नहीं मिल रहा है नर्मदा और शिप्रा के मिलन का। उसी तरह ये केन बेतवा का जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में चलिए डिबेट में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस बात से मुझे आपत्ति है कि जब ये कहा जाए कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो आप सब हम सब 2014 के बाद पैदा हुए और उसके बाद हमने अनाज खाना शुरू किया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इतना झूठ बोलेंगे कि जिसका बिल्कुल मतलब जो घर में बैठे दर्शक हैं वो भी हंसेंगे कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। 70 सालों में सब अपने गमलों में पानी डाल रहे थे और गेहूं उगा रहे थे। चलिए डॉक्टर आलोक सोती जी, कुछ हुआ ही नहीं, अब सब कुछ हुआ, क्या है, कौन सही है कौन गलत है? नहीं देवेंद्र, ऐसा नहीं कह सकते। आप देखिए, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन, इंदिरा जी का कंट्रीब्यूशन और अटल जी का कंट्रीब्यूशन नहीं नकारा जा सकता है। आंकड़ा निर्माण जिस तरीके से नेहरू जी ने उस समय बनवाया, वो पंजाब में जिस तरीके का पानी था और खेती आ रही थी, और दूसरा इंदिरा जी के समय देखिए कि पंजाब से जो है इंदिरा कैनाल खींच के लाए, राजस्थान के गंगानगर तक लाए, जो भी राजस्थान क्योंकि आप मरुस्थल था उसमें पानी पहुंचाना, ये भी एक भागीरथी प्रयास था। साथ में आपने देखा कि अटल जी ने जिस तरीके से चतुर्भुज योजना बनाई कि सड़कों का जो है माया जाल फैलाया जाए, वैसे ही नदियों को आपस में रोका जाए, जिससे कि जब बाढ़ का समय आता है वो पानी जो है जहाँ सूखा वाली नदियां है उसमें उसको बहा के उस पानी को कंजर्व किया जाए, महत्वपूर्ण था। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं यूपीए 1 यूपीए 2 जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें कांग्रेस की बीजेपी सरकार थी, उस समय कांग्रेस के हाथ बंधे हुए थे और जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं पे कोई काम नहीं कर पा, तो उन पर हालांकि भ्रष्टाचार का काफी आरोप लगा, जिसकी वजह से आप देख रहे थे कि विकास के कार्यों में काफी बाधाएं पहुंचती है। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं इस कंट्रीब्यूशन को ज्यादा दिया जा सकता है। जब तक मोदी सरकार आई है 10 सालों के अंदर काफी काम हो। अब यहाँ पे हम दूसरी बात जो जिसपे आपका गोष्ठी चल रही है उस पर भी बात करेंगे कि अगर हम देवेंद्र जी कहें अश्वत्थामा मारा गया, उसके बाद ढोल बज जाए, हाथी था कि व्यक्ति, तो वही स्थिति जो है इस समय अम्बेडकर जी के साथ हो रही है। जो गृह मंत्री ने बयान दिया है, हिमानी जी खुद मान रही है कि 10 सेकंड में, अरे 10 सेकंड में पूरी बात थोड़ी ना होती है। हम करें 12 सेकंड की क्लिप जो कांग्रेस के द्वारा सत्यापित की जा रही है, जिस पर इतना बड़ा आंदोलन तैयार किया जा रहा है, उस पर पूरी बात नहीं कही गई, इसलिए पूरी बात को सुनना भी जरूरी होता है। तो यही बात सही है। और अगर आप राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाए
तो ये बाध्यता होती है कि आप जिस परिपाटी से आ रहे हैं उसको बनाए रखना है। अगर आप देखें नेहरू जी के मृत्यु के बाद तुरंत इंदिरा जी नहीं बनी थी प्रधानमंत्री, उस समय वो सूचना एवं मंत्रालय की मंत्री थी, लाल बहादुर शास्त्री जी मंत्री प्रधानमंत्री थे। उनकी मृत्यु के बाद जो है प्रधानमंत्री का पद मिला इंदिरा जी को। उस समय अगर आप ध्यान दे देवे की इनको पूरी गुड़िया कहा जाता था कि इनसे लोगों को उम्मीद नहीं थी। तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद थे जो प्रधानमंत्री का सपना लेकर आए थे, लेकिन उस समय जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने अपने को संभाला, अपनी पार्टी को संभाला, अपने देश को संभाला, उस समय उनकी एक बाध्यता हो जाती है कि किस तरीके से हम किस ओर चले। इसीलिए आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू उनके पिताजी थे, उन्हीं को नाम को प्रमोट करने के लिए आपने देखा चाहे विश्वविद्यालय बने, चाहे कुछ भी खेल का कोई मैदान हो, सब जगह जो है आप ज्यादातर देखते थे कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तमाम योजनाएं थी उनके नाम पे चलाई जाती थी। ये एक राजनीतिक जो है आप कह सकते हैं बाध्यता होती है। अगर आपको अपनी पार्टी को बनानी है, अपनी सीट को लेकर चलना है, तो उस तरीके से वो आगे बढ़ी। उसके बाद आपने देखा जैसे इंदिरा जी की असामयिक मृत्यु हुई तो राजीव गांधी जी पैराशूट से आए और वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी इसी परंपरा को आगे बनाए रखा। तो ऐसे में जो बहुत से लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन था कांग्रेस में, आप कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, या आप अम्बेडकर साहब विशेषकर कह सकते हैं जिनका आज काफी नाम दिया जा रहा है, तो उनको जो है काफी साइडलाइन किया गया। एक राजनीतिक परिपक्वता कह सकते हैं इसको, उसी के हिसाब से सरकारें चलती हैं, पार्टियां चलती हैं, क्योंकि हम लोग क्या लोकतंत्र है, इसमें पार्टियां बहुत सारी हो सकती हैं। इस पार्टी को आगे बढ़ाए रखने के लिए, उसको यादगार बनाए रखने के लिए कुछ आपको अभिलेख यानी कुछ ऐसे स्तंभ स्थापित करने पड़ते हैं जिससे कि आपका नाम आपके बाद भी चलता रहे। हमें ध्यान है जो हमारे साथ के 60 वर्ष के होकर होंगे उनको ध्यान होगा कि जब राजीव गांधी थे तो दूरदर्शन को हम लोग कहते थे कि राजीव दर्शन, क्योंकि कोई भी अगर काम होता था तो राजीव गांधी जी का फोटो आ जाता था। आपको ध्यान होगा कि उस समय अग्नि फर्स्ट आई थी और उसमें जो है राजीव जी का फोटो था। कोई अब्दुल कलाम साहब को जानता ही नहीं था। अब्दुल कलाम साहब तब जानेगा जब वो राष्ट्रपति पद मनोनीत हुए, उनका चयन हुआ। तो ऐसे में डीआरडीओ को भी कोई नहीं जानता था, जिससे हम लोग थे कुछ पढ़ के निकले थे, नौकरी के लिए अप्लाई करते थे, तो हम लोग डीआरडीओ को जानते थे। आम आदमी की नजर में डीआरडीओ नहीं था, सूचना का उतना प्रसारण भी नहीं था, और जो हम लोग को सूचना मिलती थी दूरदर्शन के द्वारा या राजीव दर्शन जी के द्वारा मिलती थी, उसको हम देखते। तो ये परंपरा चलती रही है, राजनीतिक है। आज पार्टी काला बदल गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसी परंपरा से आगे चल रहे हैं। तो ये तो राजनीति भारत की है, इस तरीके से चलती आई और चलती रहेगी अनंत काल तक। अनंत काल तक चलती रहेगी। जी, जल्दी से हम चाहेंगे कि हरेंद्र विक्रम जी भी जवाब दें कि जैसा कि हिमानी जी ने कहा कि ये तो पूरा झूठ है, सरासर झूठ है कि इससे पहले बांध नहीं बने या इसके बारे में सोचा नहीं गया, विचार नहीं किया गया। जब किसी को भी आपने देखा होगा कई स्कूलों में टीचर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन डिग्री उनके पास फर्जी होती है, चाहे ले दे के उन्होंने किया हो, पहले उन्हें पढ़ाना नहीं आता लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं ना, सैलरी भी मिलती है। उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने जो शासन किया तो धरने पे चलने का काम किया, बनी बनाई व्यवस्था को भी मेंटेन नहीं रख पाए। अटल जी ने चतुर्भुज योजना जो सड़कों को बनाया उसको भी मेंटेन नहीं रख पाए। उन्होंने नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया, वो योजना ही बंद हो गई। जब आपको बनाऊ प्लेटफॉर्म दिया है, जब अटल जी प्रधानमंत्री की शपथ ली थी उसके पहले कांग्रेस पार्टी सोच करके विचार करके काम नहीं किया गया, ढर्रे पे किया गया। आपके कहने का तात्पर्य ये है एक ढर्रे पे किया गया, और उससे जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, जो छूट गया सो छूट गया। हिमानी जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं बस इसके लिए यही बोलना चाहूंगी कि पहले तो मैं आलोक जी का बहुत उनके वक्तव्य से प्रभावित हूँ। उन्होंने बहुत न्यूट्रल तरीके से दोनों पार्टियों की अच्छी और बुरी बातें सामने रखकर अपनी बात कही, और उसमें से जो मैंने अपने लिए जो बात पकड़ी कि प्रधानमंत्री जी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो मैं अपने हिसाब से उसको आगे पूरा एलेबोरेट कर देती हूँ कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ
ऐसा कुछ नहीं है जो नया कर रहे हैं, सब पुरानी घिसी-पिटी परंपराएं हैं, उनका ही निर्वहन करते जा रहे हैं, चाहे वो फोटो लगाना हो या दूसरों की बातों का क्रेडिट लेना हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो कांग्रेस के शासनकाल में स्वीकृत बांध थे, जिनका निर्माण कार्य चल रहा था, उनका जबरदस्ती नाम बदलकर उनका उद्घाटन किया गया और उसका क्रेडिट लेने का काम किया गया। दूसरे, बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने जो एक लाइन बोली कि बनी बनाई व्यवस्था, तो कांग्रेस के समय पर शासनकाल में आपको बताना चाहूंगी कि कोई व्यवस्था बनी बनाई नहीं थी। सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के शासनकाल में इस देश के वासियों ने, इस देश के गणतंत्र ने खुद बनाई थी। उन व्यवस्थाओं को सिर्फ आपने चोटिल करने का, उनको धराशायी करने का काम किया है और आप उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। जो चीजें लगातार उसमें चल रही थी, जैसे कंप्यूटर लेके आए राजीव जी, आज जो आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का जो उपयोग कर रहे हैं उसका क्रेडिट देने की कोशिश नहीं करते। जो सिंचाई की व्यवस्था पूरे देश में जाल के रूप में बिछाई गई थी, आप भी जानते हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। आप जब कभी किसी नदी के किनारे पर या कभी कहीं घूमने जाते होंगे तो आप भी अपने बच्चों को बताते होंगे कि इस नदी के पाट पहले इतने चौड़े हुआ करते थे, ये नदी यहाँ से वहां तक थी, अब ये इतनी सिमट के इतनी छोटी हो गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी व्यवस्थाओं की वजह से सिंचाई के साधन भी आधुनिक किए जाने की आवश्यकता है, ये सतत है। लेकिन सबसे ज्यादा आलोचना करने की जो बात है, निंदा करने की जो बात है, वो ये है कि जब आप ये कहते हैं कि 2014 के बाद से ही देश में सब कुछ होने लगा, उससे पहले देश में कुछ भी था ही नहीं। सबसे ज्यादा इसी बात के लिए चिंता और सोच देश के लोगों को होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसा कि हरेंद्र विक्रम जी ने कहा कि एक निश्चित सोच नहीं थी, जो हुआ सो हो गया, जो छूट गया सो छूट गया। जब कांग्रेस करती थी, जोड़ने की बात नहीं थी, नदियों को जोड़ने की एक वैज्ञानिक सोच नहीं थी उस समय। क्या काल समय परिस्थिति के अनुसार वो सही था? और अब जो सोचा जा रहा है काल समय और परिस्थिति के अनुसार सही है? देखिए, मैंने विजनरी व्यक्ति थे और उन्होंने इस विजन को देखा कि हम नदियों को आपस में जोड़ के पानी का सही डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसको हम सकते हैं। लेकिन इन सब करना केवल हाइपोथेटिकल, इसके है उस समय देश के पास। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने जीएसटी को लागू किया है और देश में तरक्की भी की है। आप देख रहे 11वें स्थान से उसके आज 5वें स्थान की इकोनॉमिक दुनिया की, और कुछ मसलों में देखा जाए 1-2 साल में हम तो 3रे स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो अब हमारे पास पैसा आ गया है। इस बात में हम मोदी सरकार की तारीफ करेंगे कि उन्होंने पॉलिसी पैरालिसिस नहीं की। जो यूपीए 1 में तो काम हुआ था, लेकिन यूपीए 2 में जिस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस हुई थी देश की, उसका जो खामियाजा था वो 5 साल में वो काफी देश को झेलना पड़ा। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से बनाया, सबसे इकोनॉमिकली उसको स्टॉक किया और जो परियोजनाएं जिनमें बड़े पैसे की आवश्यकता होती है उस पर कार्य को आरंभ किया। तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। देश काल होता है, अगर आप देखें 1977 के बाद से देखें या 87 तक देखें, जब तक पूर्ण सरकार नहीं बनी थी, 80 से 90 के दशक में 98 में जाके पहली दफे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि 91 में जिस तरीके से इकोनॉमिक स्टेट से मनमोहन सिंह जी ने अपने देश को निकाला फाइनेंस मिनिस्टर से, उसके बाद जो है उसके जो असर आपको देखने को मिलते हैं वो 10 से 20 साल बाद मिलते हैं। तो वैसे ही अभी आप देखेंगे मोदी सरकार किस तरीके से काम करी, इसके आफ्टर इफेक्ट आपको 10 से 20 साल बाद मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा कि जानते कि हाँ, जो परियोजनाएं अटल जी ने देखी थी जो कि दबाव की वजह से पूरी नहीं हुई, अब इस सरकार के द्वारा आगे हो रही है। तो ये राजनीति का हिस्सा है। देश में कोई भी आएगा, किसी भी सरकार आएगी, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, किसी भी सरकार को अगर काम करने का मौका मिलता है तो आप देखते हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, रीजन्स पे डिपेंडेंट है, लोगों की राजनीतिक रीजन्स पे है। साउथ से अगर कोई आता है तो आपने देखा निर्मला की साउथ से आई तो पहली बार पे जो डिफेंस कॉरिडोर था वो जो है चेन्नई में बन गया। आप राजनाथ लखनऊ से आ गए, नॉर्थ से आ गए तो जो है बुंदेलखंड में बन गया, अपने उत्तर प्रदेश में बन गया। तो इस तरीके की बातें चलती रहती हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन ये है कि इस समय जो योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से मोदी सरकार कर रही है। तो इस समय जो योजनाएं चल रही हैं उसका क्रियान्वयन मोदी सरकार बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो खजुराहो में पीएम आए और केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास कर गए। इससे बुंदेलखंड को जल मिलेगा, प्यासी धरती को जल मिलेगा, किसान खुशहाल होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ राजनीति भी होती रहती है और राजनीति का कैलकुलेशन ये है कि इस समय जो मोदी सरकार की नीति है वास्तव में सही चल रही है, ठीक चल रही है और तेजी से चल रही है, जिसका लाभ भारत को ही मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।